सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का गणित का पेपर हुआ है उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आज अभी को आपका पेपर हुआ है 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये रहा आपका पूरा पेपर और इस पूरे पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को। ठीक है, तो जल्दी से बहुविकल्पीय सभी लोग बताइए करके अपने उत्तर कमेंट करते जाइएगा और अपने उत्तर मिलाते जाइएगा कितना किसने सही किया है। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 0.6 गुणे 0.4, तो 6 का गुणा होगा 4 में तो 24 और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो 1 और 2 और 0 लिख दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, तो हो जाएगा 0.24, जो कि देखिए दिया गया है ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 जो है तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। वह संख्या हमको निकालना है जिसका 24% कितना हो, 96 के बराबर हो। तो देखिए 100 का 24% कितना होता है, 100 का 24% बराबर होता है 24, आपको पता है। ठीक, और 200 का कितना होगा, 200 का 48 हो जाएगा, दूना हो जाएगा। 100 का 24 होता ही है। 400 का कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा 96 और 300 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आप समझ गए हैं कि कौन सा होगा, 400 का 24% 96 होगा। तीसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसका एक मेथड और है कि आप मान लीजिए x का 24% 96 होगा। ठीक, और x गुणे 24 भागा 100 बराबर 96, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा, ये भी आपको 400 दे देगा x की वैल्यू। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 400, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 2 रेखाएं कुछ इस तरीके से हो और उसको एक रेखा काट रही हो, तो ये जो काटने वाली रेखा होती है इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा में आप देखिए जगह जगह कोण बन रहे हैं। जब इस तिर्यक रेखा ने इस रेखा को काटा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, इसको 1 नाम दे दीजिए। यहाँ पे एक कोण बन रहा है, 2 नाम दे दीजिए। यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसको 3 नाम दे दीजिए। यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको 4 नाम दे दीजिए। ठीक, और यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 नाम दे दीजिए। इस तरीके से नामकरण आपने कर दिया। तब समझिए कि तिर्यक कोणों में अब क्या होता है, अंतः कोण क्या होते हैं, ये आपके अंतः कोण होते हैं, अंदर के कोण होते हैं। ठीक है, जो दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये अंतः कोण होते हैं। और ये प्रमेय होता है कि किसी भी समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके जो अंतः कोण होते हैं, यानी कि जो कोण 2 होगा और धन कोण 5 होगा, इसका जो मान होगा वह 180 अंश होगा। और 180 अंश के कोण को ही क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो यहां पे देखिए संपूरक कोण, 180 अंश के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। और कोण 4 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। 4 और 6 को भी संपूरक कोण कहते हैं। तो ये आपका जो अंतः कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है, संपूरक होता है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए 3 किस स्थान पे, यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन जो दिए हैं दशमलव कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि सब में ये जो पहला स्थान दिख रहा है ये इकाई का स्थान है और ये दहाई, सैकड़ा, हजार और उसके बाद 10,000। ये देखिए 3 10,000 पे है तो 3 में 10,000 का गुणा कर दीजिए तो इसका मान जो आ जाएगा 30,000 वैल्यू हो जाएगी। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30,000। और यहाँ पे देखिए 100 पे है 300 होगा, यहाँ पे दहाई के स्थान पे 30 होगा और यहाँ पे इकाई के स्थान पे बस 1 से गुणा हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सबसे कम जो आपको मिलेगा, यहाँ पे 300 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा और यहाँ पे 30,000। सबसे कम स्थानीय मान कहाँ है, यहाँ पे 3। ये किसमें है,
ये चौथे ऑप्शन में 143, ठीक है। ये आपका चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा किस 143 में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांक जैसे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 में कितना अंतर है, 5 में से 4 घटा दीजिए, आएगा मान 1। और अंतर की बात जहां हमेशा की जाती है, अगर अंतर की बात की जा रही है तो वो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा नहीं। तो आप अगर 4 में से भी 5 घटा दोगे और -1 लिखोगे तो अंतर अगर पूछ रहा है तो अंतर वो धनात्मक हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह धन 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, ठीक है। क्रमागत मतलब जस्ट बाद आने वाली, जैसे 4 के बाद 5 पूर्णांक आता है, तो वो एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपके सारे मैंने करा दिए। देखिए इसका तीसरा सही था, इसका भी तीसरा सही था, इसका चौथा सही था, और ये आपका चौथा और दूसरा, ये ऑप्शंस आपको मिल गए बहुविकल्पी प्रश्नों के। सभी के उत्तर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, एक लाइन का एक छोटा सा भाग होता है। इस तरीके से जो हम लाइन खींचते हैं, ये क्या है, ये दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा, इस ए और बी बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। या एक बड़ी रेखा, एक रेखा के पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आप कई तरीके से लिख सकते हैं। ये रेखा का छोटा भाग होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से परिभाषा आपको लिखना था। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट में -8 गुणे धन 75 गुणे 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल लीजिए, -8 गुणे धन 75 है, तो ये हो जाएगा गुणे 75 और गुणे 0। अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे तो 75 का गुणा 0 में कर दीजिए, तो -8 गुणे 0 हो जाएगा, -8 का गुणा 0 में होगा तो 0, ये मान आ जाएगा आपका। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा, ठीक है। अब देखिए मोहन एक माला बनाने में 1/3 समय लेता है, ठीक। आपको बता दिया कि 1 मिनट में, देखिए एक अगर जो मोहन है वह 1/3 मिनट में एक माला बना रहा है, एक माला बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में कितना बनाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 3 माला, ठीक है, 3 माला बनाएगा। 1 मिनट में 3 माला बनाएगा तो 60 मिनट में कितना बनाएगा, 60 मिनट में 3 गुणे 60, 180 माला जो है वह मोहन बनाएगा, ठीक है। 1/3 मिनट में वह एक माला बना रहा है और लगातार 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में वो कितनी माला बना लेगा, 180 माला बना लेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं था, बस डायग्राम बना देना था। आप स्केल से एक लाइन खींच लेते, लाइन खींचते और आप नाम दे देते ए और बी, फिर ए पे आप प्रकार रखते और एक चाप लगाते इस प्रकार से, और ये जो चाप ए बी रेखा को जहां पे काटता, ठीक है, उतना ही दूरी लेकर के एक चाप, और आप इस चाप को काटता हुआ लगा देते और इस बिंदु को नाम देते सी, और ए और सी बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा आप खींच दीजिए। यह रेखा कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यही डायग्राम आपको बना देना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो आप 3 बार बस 9 लिख दीजिए, ठीक है, सबसे आसान। तो आप लिखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 999, ये हो गया। और इसके बाद उसकी उत्तरवर्ती संख्या मतलब उसके जस्ट बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1000, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कितना हो जाएगा 1000। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। ठीक, 117 को हमको दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसमें एक संख्या क्या होनी चाहिए 13 होनी चाहिए। अब देखिए 13 से अगर भाग करते हैं 117 में तो 13 नवा 117 होता है। तो 117 को क्या लिख सकते हैं 117 को लिख सकते हैं 13 गुणे 9 या 9 गुणे 13 लिख दीजिए, बात वही है। ठीक, तो ये हो जाएगा 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 117 बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 13। यहां तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके बहुत ही सरल दिए गए थे। ठीक है, बस सिंपल आपको बहुत ही आसान जो है ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला ही प्रश्न है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब बगीचा कैसा है, बगीचे की लंबाई चौड़ाई दी है तो बगीचा क्या है आयताकार है, और इस तरीके से ये आपका जो बगीचा है इसको घेरने के लिए क्या कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखिए ए से चलेंगे और फिर ए पे ही तार ले आएंगे, तो ये क्या होता है ये किसी आकृति का परिमाप होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए तार की आवश्यकता ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तार की लंबाई बराबर आप लिख सकते हैं तार की लंबाई बराबर तार की लंबाई बराबर लिख सकते हैं बगीचे का परिमाप, ये आप लिख देते, और यहां पे परिमाप कितना हो जाएगा परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप होता है। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए 2 गुणे लंबाई कितना है 115 मीटर और चौड़ाई कितना है 45 मीटर। 115 और 45 यहाँ पे जोड़ देंगे आ जाएगा 160, 160 दूनी 320, 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बगीचे को घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है ऐसी, अब लिखिएगा सबसे पहले आपको बस इसको डिफाइन करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं आप कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, और छोटा सा चाहते तो आप चित्र भी बना देते। ठीक, तो विषम बाहु त्रिभुज आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आता है। समद्विबाहु त्रिभुज ये दूसरा टाइप हो गया आपका, ये पहला ये दूसरा, और तीसरा आपका हो जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु में क्या होता है, अब समद्विबाहु में आप लिखते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तीनों त्रिभुज के प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 था, एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा। बताइए कोट कितने में बेचा। दुकानदार ने 1500 रुपए का कोट 25% छूट दे करके बेचा है। तो छूट हम लोग निकाल लेते हैं, उसने कितना छूट दिया, उसने छूट दिया 1500 पे 25%। 1500 का 25% निकाल लीजिए, तो 1500 का 25%, 1500 गुणे 25 और बटे भागा 100 हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। इसके बाद देखिए 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, तो 15 दूनी 30 और 7 375 रुपए उसने छूट दिए। और 375 रुपए जब छूट देगा तो कितने राशि में बेचा होगा, ये 1500 माइनस 375 कर दीजिए, जो कि आपका आ जाता है 1125 रुपए, यानी कि 1125 रुपए में उसने बेचा होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक
क्रमशः 5 और 175 हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। अब यहाँ पे माना दोनों संख्याएं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा, दो संख्याओं का मासा और लासा आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको HCF और LCM दे दिया है और आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है तो बड़ी संख्या बताइए। अब यहाँ पे हमको पता होता है जो संख्याओं का मासा होता है और जो उसका लासा होता है उनका जो गुणनफल होता है, मासा और जो लासा का गुणनफल होता है, यह संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र आपको पता होगा, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं आपको नहीं दी हैं, अनुपात दिया है, तो यहीं पे आप मान लीजिए सबसे पहले माना संख्याएं। अब अनुपात जब दिया रहता है तो उसी अनुपात में हम मानते हैं। अब x का गुणा दोनों में कर लीजिए तो हो जाएगा 5x और ये 7x। इनका अनुपात लेंगे तो 5:7 आएगा। ठीक, इस तरीके से मानने के बाद हमको आसानी होती है, इसलिए इस तरीके से मानते हैं। अब देखिए मासा कितना है, मासा है 5 और लासा है 175 और बराबर हो जाएगा, पहली संख्या है 5x गुणे दूसरी संख्या है 7x। अब देखिए ये 5 गुणे 175 ऐसे ही लिखे रहिए, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 और ये हो जाएगा आपका x² गुणे x²। अब यहाँ पे x² की वैल्यू निकालिए, x² बराबर हो जाएगा, ये देखिए 5 गुणे 7 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 175 बटे 5 गुणे 7। 5 से 5 कट जाएगा और 7 से काटिए तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 25 आ गया। और इसको लिख सकते हैं, अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे अंडर रूट हो जाएगा और ये 25 को 5 का स्क्वायर, यानी कि x का मान आ गया आपका 5। x की वैल्यू जब आपकी 5 आ गई तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 25 और 35। संख्याएं हो जाएंगी 25 और 35 और आपसे पूछ रहा है क्या, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 यानी कि 35। बड़ी संख्या का जो मान आ जाएगा वह 35 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, व्यंजक x² माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x² माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए इसको लिखिए x² माइनस 5x प्लस 4 ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस इसमें से घटाना है। जब भी घटाना होता है ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो अब इसके बाद ब्रैकेट हटाइए तो यहाँ तो पहले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा सब में होगा तो ये प्लस 3x² माइनस 3x² हो जाएगा और माइनस 6x प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 3 में माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ पे माइनस 3x² है तो ये हो जाएगा माइनस 2x² और यहाँ पे माइनस 5x है, यहाँ पे प्लस 6x है, तो 6x में से 5x घट जाएगा, बचेगा केवल x। और यहाँ पे देखिए प्लस 4 है और यहाँ पे माइनस 3 है तो ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। विजातीय मतलब जिसकी जातियां अलग हो। जातियां कैसे अलग होती हैं, बीजीय व्यंजकों में, ये समझिए। अब देखिए बीजीय व्यंजक कोई भी आप देखेंगे जो लिखा है उसमें पद को देखिए, तो किसी भी बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं, जैसे यहाँ पे x² लिखा है और 5x लिखा है, ठीक, तो x² में आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इसके ये जो इसका जो ये पार्ट होता है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, जो अचर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये इसको आप छोड़ दीजिए। इस वाले पार्ट को देखिए जो चर वाला पार्ट है, इसमें x² है, इसमें x है, ठीक,
तो विजातीय की परिभाषा लिखते समय आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे पद जिनमें चर की घात या चर बराबर नहीं होते हैं वह विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर और 5x ये लिख सकते हैं, 5y लिख दीजिए, 7z लिख दीजिए। ये क्या है, यहां पे देखिए x की घात 2 है और यहाँ x तो है लेकिन घात एक ही है। तो जब चर और चर की घात दोनों बराबर होते हैं तब सजातीय होता है, नहीं तो विजातीय होते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या हो गई, ऐसे व्यंजक जिनमें जो चर और चर या चर की घात बराबर ना हो विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। अब बता रहा है कि इस तरीके से एक रोड है, इस रोड पे कहीं ये अजय का घर ए पॉइंट मान लीजिए, उसके बाद बोल रहा है कि इसी पे 11.5 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, बाजार है, मार्केट है, इसको एम नाम दे दीजिए। ठीक, एम बिंदु है जो अजय के घर से कितनी दूरी पे है, 11.5, इसे 11.50 भी लिख सकते हैं। अब इसी रास्ते पर विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर है, 1.25 किलोमीटर पे, यहीं से 1.25 किलोमीटर पे ये आपका स्कूल है, विद्यालय एस है। अब बोल रहा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, यानी कि ए से एस की दूरी। तो ए से एस की दूरी कितनी हो जाएगी, ए से एम और एम से एस। हमको पता है ए से एम है 11.50 और एम से एस है 1.25, जोड़ लीजिए तो 57.21, 12.75 किलोमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा 12.75 किलोमीटर। इस तरीके से आप बना करके दिखाइए या इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए या आप भाषा में लिख दीजिए कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी बराबर हो जाएगा अजय के घर से बाजार की दूरी धन विद्यालय से बाजार से विद्यालय की दूरी। ठीक, तो इस तरीके से चाहे आप भाषा में लिखे या इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करके बना करके लिख दीजिए, कैसे भी सही हो जाएगा। स्टेप्स थोड़े आगे पीछे मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको जब परखे कि हाँ बच्चे ने खुद से सही प्रश्न किया है या नहीं किया है, उत्तर सही निकाला या नहीं निकाला है, तो आपका उत्तर सही आना चाहिए और एक दो स्टेप्स ऐसे दिखने चाहिए जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने सही किया है, इसको प्रश्न आता है। अब यहाँ पे आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा। अपना स्कोर तुरंत कमेंट करके आप लोग बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है बहुत से लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा और जिन लोगों का अच्छा पेपर मान लेते हैं कम रह गया है तो अगले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपसे पूरा वादा है, आप शुरू से ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं और बहुत ही आप मानिए कि बहुत ही अच्छे बेसिक ढंग से मैं आपको यहाँ पे चीजें कराता हूं। उम्मीद है कि आपको यह सोल्यूशन पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तुरंत सभी ग्रुपों में, क्योंकि कम समय में बहुत ही तुरंत मैंने आपको ये सोल्यूशन दे दिया है और पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन है, कहीं कुछ और भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से बाकी विषयों के भी सोल्यूशंस कराए जा रहे हैं, वो देख लीजिए और जो पेपर हैं आपके कल के वो देख लीजिए और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए तुरंत जुट जाइएगा। सारा कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे विजिट करिए, देखिए सेकंड सेमेस्टर को और जहां कहीं कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, या नंबर दिया है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। इसी तरीके से चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।